अस्सलाम एवरीवन। एससीपी के ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब मेरे पास दो जॉब एड्स हैं। एक है असिस्टेंट ऐप मैनेजर एससीपी फीको, ये पेप्सी का है। और दूसरा भी पेप्सी का है, फाइनेंस एग्जेक्टिव, जिसकी लास्ट डेट थी 19 फ़रवरी 2024। तो काफ़ी स्टूडेंट्स से कन्फ्यूज थे कि सर जी एससीपी में क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या और हमें इंडस्ट्री में क्या करना होगा। तो फिर उनके लिए ये मैंने अपना से समझा कि जो जॉब्स आती हैं इंडस्ट्री में, उन जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जब आपको एक दफ़ा क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए एससीपी ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है। ओके। अच्छा, अब ये दोनों जो जॉब्स हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो फर्स्ट मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है SAP FICO, और उनकी रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगर SAP S/4HANA FICO मॉड्यूल बेस्ड ऑन बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन SAP FICO फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रोफेशनल अकाउंटिंग, कोपा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड इंटरनल ऑर्डर्स, and then collaborate with the business stakeholders to gather requirements and design solutions that align with business goals। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए, ठीक है। और ये कंसल्टेंट लेवल का आपका वो जेडी आपसे रिक्वायर की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास है फाइनेंस एग्जेक्टिव की, और इसमें जो जेडीस हैं, डेली प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट, और वेरीफाई इनवॉइसेस फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट बिफोर प्रोसेसिंग इन सिस्टम। ठीक है, ये आप देख लें कि आपसे पूछ रहा है वेरीफाई इनवॉइसेस फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट बिफोर प्रोसेसिंग इन सिस्टम। जैसे कि मैं अपने तमाम जो ओरिएंटेशन लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताएं कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो। आप में से कोई बता सकते हैं इसका आंसर? कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट हो, या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट हो। कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या फाइनेंस की अप्रूवल के बिना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। इज दिस राइट और नॉट? प्लीज यस और नो। यस, तमाम जो मेंबर्स है वो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ये देखें, वेरीफाई इनवॉइसेस फ्रॉम रेलवेंट डिपार्टमेंट बिफोर प्रोसेसिंग इन सिस्टम। इनके सिस्टम में प्रोसेस करने से पहले हम इनको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेट करना, उसकी अप्रूवल करना, उसकी सुपरविजन करना, फिर आप सिस्टम इसको पुटअप करते हो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑल टाइप ऑफ इनवॉइसेस इन एसएपी आफ्टर मैचिंग विद गुड रिसीट नोट एंड परचेज ऑर्डर। इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, जो जिनका मॉड्यूल हो गया सीपी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो उनसे भी ये सवाल है कि जब वो मुझे ये बताएं कि आप ने रॉ मटेरियल परचेज करने हैं कंपनी के लिए, तो क्या आप वेंडर को जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऑर्डर आपको मालूम है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पैसे पे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे मिलियंस के हिसाब से, 100 मिलियन के हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस करते हो। 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, या 50 एंड 70, जो भी है, इतनी अमाउंट से आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हो। तो अब परचेज ऑर्डर प्लेस करने से पहले कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका पीआर होता है, आरएफक्यू होता है, कोटेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, देन आप उसको परचेज ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इन्वेंट्री रिसीव होती है, फिर उसके बाद आप उसकी इनवॉइसेस बनाते हैं, फिर उसको आप अपडेट करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसकी पेमेंट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक एक्टिव इनएक्टिव फाइलर नॉन फाइल स्टेटस फ्रॉम एफबीआर पोर्टल ऑफ ईच सप्लायर ऑफ फॉर विथहोल्डिंग टैक्स पर्पस, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, फिर उसके बाद उसको आप कैसे आपने उसको कैलकुलेट करना है, कैसे फिर आप वेंडर का जो है टैक्स विथहोल्ड करते हो, फिर उसको आपने टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स भी आपने उसको शेयर करने, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने एससीपी के अंदर सीखनी है,
इसमें एससीपी फाइनेंशियल वाले भी मौजूद है, कंट्रोलिंग वाले भी मौजूद हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट जो है ये एडवांस फॉर्म में सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज एडवांस फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब हम जो है ना इस कंपनीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना एससीपी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एससीपी का एक सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, अ, जैसे कि ये मेनू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रास एंड सिस्टम, और ये सर्च कमांड है, और ये सेव का ऑप्शन है, ये बैक, ये एग्जिट का ऑप्शन, ये क्रॉस का ऑप्शन। ठीक है, और ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, इसको हम कहते हैं एंड यूज़र। ठीक है, तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और बैक एंड और इन ट्रांजेक्शन की जो बेस है वो बैक एंड के ऊपर बनेगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी के बाद जो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन वो क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने, फिर तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करना है, और फिर उन डिपार्टमेंट्स को कंपनी के साथ आपने इंटरलिंक करना है फॉर द सेक ऑफ ईआरपी सिस्टम पर्पस। ओके, तो ईआरपी सिस्टम क्या होता है कि जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना डेटा शेयर करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अब ये आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें एक सर्वर सिस्टम मौजूद है, और इसमें आप ये देखिए, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स, स्टोर, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, परचेज, ऑपरेशन, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ट्रेनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, HR, बैंक, टैक्स, ऑडिट, इंटरनल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं अपना डेटा सर्वर सिस्टम के साथ शेयर करते हैं, और यहाँ से जब डेटा रिसीव करते हैं तो कलेक्टेड डेटा या रिसीव डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के ऑफिसर्स मौजूद हैं, आपसे एक मेरा सवाल है, ये बताइए कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी कस्टमर आते हैं, वो अपनी डिमांड करते हैं कि मुझे 1 लाख यूनिट्स चाहिए, तो सेल्स डिपार्टमेंट अपने उससे कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? प्लीज़ आंसर दीजिए, जो मिस्टर वसीम, आप इसका आंसर दीजिए प्लीज़। अच्छा, जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, काइंडली आप इन क्वेश्चंस को अपनी डायरी पे नोट करके तो मुझे आप सब ने इंडिविजुअली इसका रिस्पॉन्स करने, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है हम अपनी जो वर्किंग है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ ERP सिस्टम में क्या होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी प्लानिंग और हर एक डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के तहत अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ रहा है ये सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट जो है अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी कस्टमर का ऑर्डर आता है ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट पहले चेक करेगा सिस्टम में से कि हाउ मेनी फिनिश गुड वी हैव, और हाउ मच फिनिश गुड वी हैव, और उसके बाद लॉजिस्टिक कैपेसिटी चेक करेगा, हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी को चेक करेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखेगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो HR में देखेगा मैन पावर हमारे पास कितनी मौजूद है। ठीक है, फाइनेंस की जो पोजीशन चेक करने के बाद जो कस्टमर का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की वो पोजीशन में होगा। ठीक है, तो ये ERP सिस्टम ही के बदौलत पॉसिबल है कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इफेक्टिव एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने कस्टमर के साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो एसएपी में हम लोगों ने तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन है उसको हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इधर भी आपके सामने देखेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, सेल्स है, वेयर हाउस है, और फिर उसके बाद इन तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने यहाँ पे इंटरलिंक किया हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट फेस होगा उसमें भी हमने यही काम करने के, पहले हमने कंपनी के इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना है, फिर हमने डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना है, फिर हम डिपार्टमेंट्स को कंपनी सर्वर के साथ इंटरलिंक कर देंगे। ओके, तो आए चलते हैं हम एससीपी के ऊपर। ये इस पे आपने जो पाथ पे जाना SPRO, ये एक टी कोड होता है, ट्रांजेक्शन कोड उसको हम कहते हैं।
and then click on SAP reference implementation guide. IMG stand for implementation guide. तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप SAP को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जिसमें हम अपने कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको हमने क्रिएट करने हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देन क्लिक ऑन डिफाइन कंपनी। इन कंपनी क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड गिव कोड IB01, और यहाँ पे आप देते हैं इंटरनेशनल बेवरेजेस। आप कभी कंपनी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका यहाँ पे हाउस 1, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट 2, ब्लॉक B। PO Box 5500 एंड पोस्टल कोड 55,000। ये बेसिक 5 डिजिट्स का आते हैं, ओके। एंड सिटी इज योर इस्लामाबाद, एंड कंट्री PK, लैंग्वेज EN, करेंसी PKR। एंटर एंड सेव, कंट्रोल S, एंटर अगेन। ये आपका ऑप्शन है कम बैक। और थीम आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा थीम होता है, किसके मुताबिक आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब ये होता है कि आपका जो सेल्स है, जो आपकी रेवेन्यू है, वो आपने किस करेंसी में इसको एग्जीक्यूट करने। जैसे कि पेप्सी है, पेप्सी आपको मालूम है कि हर दुनिया में दुनिया के हर कंट्री में इसके ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो पेप्सी है, ये कंपनी कंट्री के होम करेंसी के ऊपर अपनी सेल्स को परफॉर्म करती है। CCIA। अच्छा, ये जो कोड्स है ना, ये आपने नोट करने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CCIA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IB01, I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बेवरेजेस 01, उसको मैंने एक वो नंबर दिया हुआ, ठीक है। तो जो भी आपने कोर्स को क्रिएट करने, तो जो भी आप एक्टिविटी होगी उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपने चूज करने। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कंट्रोल एरिया, CCA एंड I फॉर इंटरनेशनल बेवरेजेस, करेंसी PK। बाकी आप इसको एंट्रेंस सेव कर दें। नो नीड टू पुट एनी अदर ऑप्शन ओवर हियर। एंटर एंड कंट्रोल्स S। यहाँ पे आप लिखते हैं अपनी कंपनी नेम IB01। इंटरनेशनल बेवरेजेस। कॉस्ट नहीं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, नॉट कॉस्ट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली आपका जो सेल्स है, वो उसको डिफाइन करता है कि आपने जो सेल्स है वो किस करेंसी में आपने उसको एग्जीक्यूट करने हैं, ओके। नाउ थर्ड ऑप्शन एडिट डेट चेक कंपनी कोड। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, एडिट कंपनी कोड डेटा, कम टू न्यू एंट्री, IB01, डिस्क्रिप्शन इंटरनेशनल बेवरेजेस। सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK, करेंसी PKR एंड लैंग्वेज EN। एंटर, कंट्रोल S। और ये आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप पहले टाइटल दोगे, उसके बाद यहाँ पे अपना नेम देंगे इंटरनेशनल बेवरेजेस का, बेवरेजेस। और कंट्री में आप लिखते हैं PK एंड एंटर एंड सेव। तो नीचे जो है पोस्टल कोड, सिटी, और ये भी आप काइंडली फिलअप कीजिएगा, और उसके बाद आपका ये डेटा सेव हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे देते हैं पोस्टल कोड। पोस्टल कोड हमेशा आपका 5 डिजिट्स में आएगा। पाकिस्तान का जो पोस्टल कोड है वो 5 डिजिट्स में है, और हर कंट्री का जो पोस्टल कोड है वो उसके डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। पीओ बॉक्स आपका 4 डिजिट्स एंड पोस्टल कोड आपका 5 डिजिट्स का। अच्छा, ये देखें मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल कुछ डेटा जो कि अभी हम इसमें पुटअप करने, और वो होगा आपका नीचे कम्युनिकेशन मेथड का। अच्छा, की जो है कंट्री की, योर डेटा सेव्ड। ओके, कम बैक। अच्छा, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें। डिफाइन बिजनेस एरिया। अच्छा, याद रखिएगा कि बिजनेस एरिया में ये होता है कि आपने जिस इंडस्ट्री में काम करना होता है वो इंडस्ट्री को देखते हो कि वो इंडस्ट्री की नेचर कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, सबसे से कौन सी उस इंडस्ट्री की जो नेचर, उसको हम कहते हैं बिजनेस एरिया। कम टू न्यू एंट्री BA I1, बल्कि BA भी कर देते हैं, IB01, और साथ में आप देंगे मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, बाय द वे बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? हम्म हम्म हम्म। अच्छा, एक फंक्शनल एरिया कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया को हम स्किप करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आपके डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स हैं तो उन सबको मिला के एक आप जो भी बिजनेस यूनिट बनाते हैं तो वो कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया आता है। ये अब आपने इसमें काम नहीं करना है। फंक्शनल एरिया इज ऑलमोस्ट सेम एज बिजनेस एरिया। ओके, नाउ कम टू मेंटेन FM एरिया। FM एरिया मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, यानी कि आपका जो फाइनेंस होगा वो आपने किस करेंसी में उसको मेंटेन करना है। Yes, Mr. Farooq, you are talking something. FMIB. Financial IB01. Currency PKR. Entrance से जो बेवरेजेस है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूसेस है, मिनरल वाटर हैं, इस किस्म के जो बिजनेस को हम कहते हैं बेवरेजेस। तो जो हमारी जो कंपनी है जो हमने डिफाइन की है IB, ये आपका वो है मैन्युफैक्चर सेक्टर है, और इसमें हम लोग ने जो वाटर है, जूसेस है, उसको हमने मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोसेस करना है। डिफाइंड सेगमेंट, सेगमेंट में यही आपने बताना कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? बेवरेजेस, और बेवरेजेस में आपने बताना कि जूसेस है, वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और एनर्जी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ओके, इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं, और इसी को आगे हम जाके डिवीजन भी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आगे डिफरेंट सेगमेंट, SGIB, बेवरेजेस। अच्छा, ये बताएंगे इसके ट्रेनिंग को आसान करें या थोड़ा सा डिफिकल्ट करें या कम्प्लेक्स करें? IB01।
गुड। ओके। अच्छा। ओके 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 ओके। ओके। अच्छा, हाँ, इसको इंशाल्लाह में इजी रखेंगे। अच्छा, अभी जो हमारी कंपनी है वो हमने इसको सेट किया कि हम लोग वाटर जूस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जितने भी हम डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करेंगे, वो उसकी वजह पता है क्या होती है? जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे आगे ट्रेनिंग में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जूसेस और वाटर का, ठीक है। अब आपको पता है कि नेस्ले की एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले का पानी भी है, नेस्ले का जूस भी है, ठीक है। अब जूसेस में डिफरेंट फ्लेवर के जूसेस, आपका एप्पल जूस है, मैंगो जूस है, गावा जूस है, पोमेग्रेनेट जूस है, ग्रेप जूस है, फला फला जूसेस हैं, ठीक है। और बाकी जो वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें हाफ लीटर है, 1 लीटर, 1.5 लीटर है, और 2 लीटर भी है, 3 लीटर भी है, 5 लीटर भी है, 90 लीटर बॉटल्स है, ठीक है। तो अब इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए आपको चाहिए डिफरेंट प्लांट, आपको चाहिए डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन, आपको चाहिए डिफरेंट वेयर हाउस, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्शन, आपके डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स होंगे, डिफरेंट आपके पास स्टोर्स होंगे, डिफरेंट वेयर हाउस होंगे। तो डिफरेंट आपने आपके पास है जो मटेरियल्स होगी, ठीक है। आप सबने उसको मैनेज करना होगा। इस वजह से मैं पूछता हूँ कि ये आसान करने मुश्किल करने। ओके। अब जैसे बात है आपका, ये ऐसे ना होना कि भाई जो जूसेस है, जूसेस में आपने एप्पल के वो जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, उसमें हम जो मटेरियल है वो एप्पल के जूसेस में हम मतलब के अनार को डाल दें, ठीक है। और अनार के जूसेस में हम मतलब के वो ऑरेंज को डाल दें, ऑरेंज के जूसेस में हम गावा को डाल दें, गावा के जूसेस में हम वाटरमेलन को डाल दें, तो फिर कुछ कुछ खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि ये जो चीज़ होती है, इसको बहुत ही टेक्निकल वे से इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको इसकी मॉनिटरिंग करना पड़ती है। इवन आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, अभी जो मैंने आपको ये बताई है ईआरपी सिस्टम में जो डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में आपने प्रॉपर इसको डिफाइन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें लेबर जो होती है, लेबर को आपने जॉब करना है, लेबर ने वही इसको परफॉर्म करने, ओके। तो सिस्टम के अंदर हर किस्म का डेटा आपने इसको पुट करना है, तभी आपकी हर किस्म की ट्रांजेक्शन जो है वो एक्यूरेट परफॉर्म होती जाएगी। दैट्स व्हाई आई आस्क माय स्टूडेंट, डू यू वांट टू मेक इजी और कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। अच्छा। ओके। अब ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम आते हैं लॉजिस्टिक के ऊपर, फिर उसके बाद हम आते हैं ये मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर। लॉजिस्टिक्स। अच्छा, लॉजिस्टिक्स में हम आते हैं, लॉजिस्टिक्स में हमने डिफाइन करना है अपना प्लांट, ठीक है, डिफाइन प्लांट। अब जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे जो पानी का अलग होगा और जूसेस का अलग होगा। और मजे की बात, पानी के अंदर भी डिफरेंट वो हैं। बॉइलिंग प्लांट है, आपका मिक्सिंग प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट है, फिलिंग प्लांट है, पैकेजिंग प्लांट है। अब पानी के अंदर, वाटर के अंदर आपके डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जूसेस के अंदर भी आपके डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स होंगे, जिसको हम कहते हैं शॉप फ्लोर्स। अब हर शॉप फ्लोर के अंदर डिफरेंट आपके वर्क सेंटर्स बनेंगे, हर शॉप फ्लोर के अंदर डिफरेंट वर्क सेंटर्स बनेंगे, फिर हर डिफरेंट वर्क सेंटर के अंदर एक्टिविटी टाइप्स बनती हैं, बहुत फिर कॉम्प्लिकेशन चीज़ें चली जाती हैं, ओके। तो अगर तो आप वाकई एससीपी के सही मायने में प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप इन तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस जो है इसको टेक्निकल तरीके से परफॉर्म करें। यू विल सी मच डिफरेंस इन योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 months इंशाल्लाह। PLIB। अच्छा, SS वाटर टैंक, और इसको आप दे दें इंटरनेशनल बेवरेजेस। एंटर एंड सेव। यहाँ पे कंपनी और नेम में आप लिख दें इंटरनेशनल बेवरेजेस। कंट्री PK।
अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी होता है कि भाई आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर कहाँ पे लगा है, ठीक है, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे, आपका सेल्स ऑफिस कहाँ पे, आपको मालूम कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जिनका हेड ऑफिस जो है वो किसी अलग सिटी में है, जिनका सेल ऑफिस वो अलग सिटी में है, जिनका प्रोडक्शन वो अलग सिटी में है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जल्दी से मुझे नाम बताएं पाकिस्तान में। नाउ कम बैक। पेप्सी, गुड। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें डिफाइंड लोकेशन करनी है, ओके, कि अभी जो आपके प्लांट इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। देखिए, हमने तो प्लांट डिफाइन कर दिया, हमारे पास ये प्लांट है। अब आपको पता है कि पेप्सी का प्लांट कराची में भी है, लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, और इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है पेप्सी का प्लांट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने वो चीज़ लोकेशन बतानी कि आपका जो प्लांट है वो किस उसके ऊपर है। PLIB लोकेशन आप इसको दे दें, इसकी लोकेशन हम रखते हैं, कहाँ पे रखें इसको, हम रखते हैं I10 में रखते हैं, I10 इस्लामाबाद, IB01, ये ले। अच्छा, टाइटल। अच्छा, ये जो एड्रेस आप सॉरी ये जो एड्रेस का ऑप्शन आता है ना आपके पास, ये इस वजह से आपसे पूछा जाता है कि अगर तो आपकी डिफरेंट लोकेशन है तो फिर आप डिफरेंट उसका जो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी सेम है तो आप यहाँ पे जस्ट PK और एंटर कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा वो है उसको पिक कर लेगा कि आपका एक ही लोकेशन के ऊपर जो है आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके जो है एक ही लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अगर आपका प्लांट डिफरेंट लोकेशन पे, फिर आपने डिफरेंट लोकेशन के लेट्स से कि आपके पास 4 लोकेशन है ना, तो यू हैव टू डिफाइन 4 डिफरेंट प्लांट्स, एंड देन हियर यू हैव टू मेंशन फॉर डिफरेंट लोकेशन लाइक I10, लाइक गुजरांवाला, लाइक लाहौर, लाइक पेशावर, इस तरह से आपने इसको मेंशन करना होगा, ओके। लेकिन आप अभी फिलहाल एक ही प्लांट को हम कैरी करते हैं ताकि कोई ट्रबल ना हो। नेक्स्ट है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिवीजन। डिवीजन क्या होती है? डिवीजन बेसिकली होता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रोडक्ट में आते हैं वाटर है या जूसेस है, जूसेस तो कौन कौन से जूसेस हैं, ठीक है। अगर वाटर है तो वाटर में कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज हैं, राइट। तो इसको हम नाम देते हैं DI और मिनरल वाटर का लेते हैं इसको। तो ये ऑलरेडी मौजूद है, ID देखते हैं, तो ये भी मौजूद है, यस यस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ये डिवीजन का। अच्छा, बास का आप देखेंगे, बास का में 2 डिजिट के कोर्सिंग, कोई कहीं पे 3 डिजिट्स का होगा, कहीं पे 4 डिजिट्स का होगा, ठीक है। डिवीजन IB ये 2 डिजिट्स का इस वजह से क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। अब डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि भाई जहां पे बास का ऐसा होता है ना कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। IB01 जिनके बेचारे की अपनी कोई हैसियत नहीं है, यानी कि ये समझे कि ये अलग है, ये अपना कोई इसका वो नहीं है, ये बेचारा जो है ना जब आप रॉ मटेरियल को क्रिएट करोगे, जब आप सेल्स डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे, वहां पे ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, नाउ कम बैक। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, अब आप आ जाए मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें हमने 2 डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने, एक स्टोर डिपार्टमेंट, एक परचेस डिपार्टमेंट। अब स्टोर के लिए हमें चाहिए प्लांट PLIB और अब यहाँ पे देखें, जैसे कि अभी हमने कहा कि अभी हमारी जो प्रोडक्ट कौन सी होगी, मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, एम्प्टी बॉटल चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। सो वी विल क्रिएट 3 डिपार्टमेंट्स, वी विल क्रिएट 3 स्टोर डिपार्टमेंट। SL01 ये हमारा बनेगा वाटर। अच्छा, उसके बाद SL
02, ये हमारा बनेगा एम्प्टी बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स। SL03, ये हमारा हो गया इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि आप कोई भी लेना पेप्सी या नेस्ले की, जब सॉरी नेस्ले की जो बोतल लेते हैं पानी की, उससे के पीछे एक रैपर लगा होता है, ठीक है। उस रैपर के ऊपर ना वो डिफरेंट वो होती है। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये है मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपने पानी में इसको मिक्स करने के बाद उसको हम प्योर करते हैं, एंड देन फिर उसके हम फिलिंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सॉरी फिर उसके हम फिल्ट्रेशन करते हैं, एंड देन फिलिंग करते हैं, फिर हम पैकेजिंग करते हैं, तो फिर आपकी एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होती है। कंट्रोल एस। अच्छा, अब आपने वन बाय वन सबको सेलेक्ट करने, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ एजुकेशन, एंड देन न्यू एंट्री 01। आपका स्टोर 1 है, तो आपने इसको 01 का नाम दिया, और यहाँ पे आप कंपनी और उसका जो नाम है वो उसको पुट करें, एंड देन पुट कंट्री, कंट्रोल एस। नाउ कम बैक, select store 2, click on addresses of education, click on new entry, give name 02, company, and name इसका आएगा international beverages, country PK। now come back and select this, click on addresses of store education, new entry, and give name 03, and यहाँ पे आपका जगह कंपनी international beverages, country PK। now save it। we have defined our stores. Okay, we have defined 3 stores, one for water, one for bottle, and one for ingredients. Whenever you make any you have, whenever you want to create a purchase order, you have to mention which type of store education you have to mention in your purchase documents। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपना परचेज डिपार्टमेंट, न्यू एंट्री, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका POIB, IB01, वेरी सिंपल। IB01 आपने लाजमी देना है, क्योंकि इसमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे कंपनी कोड कौन सा है। अच्छा, डेफिनेशन में जो नेसेसरी हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स थे उसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, और उसके अलावा बाकी जो हमारे पास है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंशाल्लाह हम लेटर उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट में, और असाइनमेंट बेसिकली होता है कि जो आपने डिपार्टमेंट्स को डिफाइन किया है, उन तमाम डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करना, उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। तो ये भी अभी ज़रा हम कंप्लीट कर लेते हैं असाइनमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी को टू कंपनी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं, यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है पोजीशन पे, IB01, और यहाँ पे अपना देंगे कोड IB01, ठीक है। एंटर एंड सेव, कंट्रोल एस। ओके, कम बैक, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जस्ट उसी को आपने इंप्लीमेंट करना है, सॉरी असाइन करना है। पोजीशन IB01, यहाँ पे आपका था
CCAI, enter and save. नाउ कम बैक। उसके बाद आप करेंगे अच्छा, बिजनेस एरिया यहाँ पे नहीं, आप इसको स्किप कर दें और असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, पोजीशन IB01 FM IB, कंट्रोल S, सेव के। अच्छा, अब आ जाएं और इसमें देखेंगे जो चीज़ हमने डिफाइन नहीं की उसको आपने असाइन नहीं करना। क्लोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन ओके ओके ओके। अच्छा, अब आप आ जाएं असाइन प्लान टू कंपनी कोड। अब इसमें देखें कि आपका डिवीजन और जो है लोकेशन वो यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको स्किप कर देंगे। जो भी हमने किया जैसे कि प्लांट को आपने कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। यहाँ पे न्यू एंट्री, कंपनी कोड IP01 and plant code is PLIB, enter and save. Now come back, come back। अच्छा, ये भी आपको हो गया। अब आप आ जाएं मटेरियल मैनेजमेंट में। इसमें आपका था अच्छा, अब हम आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, इसको आप असाइन करेंगे और परचेज डिपार्टमेंट को प्लांट के साथ भी असाइन कर दें। पोजीशन POIB, एंटर। कंपनी कोड इज IB01, कंट्रोल S एंड सेव। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कम बैक एंड देन आपका है ये असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। अब ये देखो कि यहाँ पे डिवीजन का कहीं पे लिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवीजन जो है वो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका वर्ड डिजिट्स कोड होगा POIB एंड PLIB, एंटर एंड सेव। So, necessary data for enterprise structure is configured। यहाँ तक हमारा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो काम था वो हम जरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमारे पास रहेगा जस्ट एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंशाल्लाह लेटर ऑन इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जो बेसिक आपका पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल फिस्कल ईयर क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है, फीड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट इमेजेस क्या होते हैं, टॉलरेंस क्या होता है, और चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ग्रुप क्या होता है, और जीरो अकाउंट क्या होता है। ये इंशाल्लाह कल हम 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो अभी मैंने आपको कल के लेक्चर्स के टॉपिक्स बोले हैं, आप इसको थोड़ा सा सर्च आउट करके आइएगा, ताकि आप मुझसे जितने भी जो क्यूरीज हैं वो आप क्वेश्चंस कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। ओके, तो काइंडली आज का जो लेक्चर है आज ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स बनाएं और कल इंशाल्लाह कल के क्लास से पहले आपने ये आज के लेक्चर मुझे प्रेजेंट करने। कल इंशाल्लाह हम नई चीज़ को सीखेंगे और बस आप अपने ये ऑब्जेक्टिव बनाएं कि वी हैव टू लर्न न्यू थिंग एवरी डे। ओके, एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री की जो नीड है, जो डिमांड है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक मुझसे डिफरेंट जो कि वो किया करें। ठीक है,
तो कुछ आप भी मतलब कि देखें जॉब जो जॉब्स आती हैं, जॉब्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा आपका प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हांस होगा इंशाल्लाह। जी, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? अच्छा, अभी जो मैंने असाइनमेंट आपसे ये कहा कि आपने अभी जो मैंने कंपनी क्रिएट की है ना, IB01, तो ये आप अपने सिस्टम में क्रिएट करें। और फॉर एग्जांपल के जैसे कि मिस्टर दिल है, ठीक है, IB A1 कर दें। ठीक है, जो जिसके जो नाम है ना, वो अपने नाम के साथ नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल IB A1, IBW1, IBF1 और IBU1 और IBG1। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी कंपनी को क्रिएट करना है। ठीक है, जहाँ पे मैंने IB01 लिखे ना, वहाँ पे अपना इसी तरह से वो कोड देने। ठीक है, तो क्योंकि ये एक बेसिकली ये जो वर्किंग है ना, ये हमारी ERP सिस्टम की वर्किंग है। ठीक है, इसमें हम पहले अपने एक ERP सिस्टम को बनाते हैं कि कंपनी में ERP सिस्टम क्या होता है, कैसे आप उसको इंटरलिंक करते हो, कैसे उसको आप पहले डिफाइन करते हो, फिर हर डिपार्टमेंट के जो ट्रांजेक्शन हैं उसको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे हम इंटरलिंक करने। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ERP सिस्टम। अंडरस्टूड? हम्म। नहीं नहीं, ना 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 ना। देखिए, ये आपके जो वर्किंग होती है ये आपके हेड ऑफिस लेवल के ऊपर वर्किंग होती है। आप किसी भी बैंक में जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आमतौर पर जितने भी वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वो जो भी काम करते हैं वो एंड यूजर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उन वो जो जिस पे काम कर रहे होते हैं ना, जिस स्क्रीन के ऊपर जिस मतलब के परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो बैक एंड के ऊपर उसको बाकायदा कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये बहुत ही मतलब कि एक ऑफिशियल जी, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, क्योंकि ये वो तो फ्रंट एंड है ना, उसमें तो बस आपने डाटा क्रिएट करने हर डिपार्टमेंट का, और उसको फिर एग्जीक्यूट करने, उसकी रिपोर्टिंग होती है, फिर उसको आप आगे फॉरवर्ड करते हो, कस्टमर आते हैं, वेंडर्स आते हैं, फिर कंपनी की जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये उसका इसके साथ लिंक नहीं है। अलबत्ता वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना फ्रंट एंड के ऊपर, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स तभी आपके बनेंगे जब आपका बैक एंड के ऊपर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अदरवाइज आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे कि अभी ये जैसे I just show you one thing please, and then I अच्छा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया एंटर वेंडर इनवॉइसेस, तो जब तक आपके पास ये बेसिक डाटा कॉन्फ़िगर नहीं होगा बैक एंड के ऊपर, आप किसी भी किस्म के इनवॉइसेस नहीं बना सकते। अच्छा, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर विच टाइप ऑफ ERP सिस्टम्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो SAP जो है, SAP इज लार्जेस्ट ERP सिस्टम इन वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट है। आप ओरेकल को भी उठा कर देखने, जो SAP के मॉड्यूल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो दुनिया के किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। ठीक है, ओरेकल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। ठीक है, और ऑडो भी है। तो ऑडो तो है वो मतलब कि इतना हाई लेवल के ऊपर नहीं है, और SAP बहुत हाई लेवल के ऊपर है। फिर उसके बाद ओरेकल आता है, माइक्रोसॉफ्ट। वो ऑडो जो है ना, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, या मतलब कि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लार्ज साइज के लिए बिल्कुल नहीं है वो। ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा।